हम आपके साथ हैं। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आज मुगल सराय के इस ऐतिहासिक भूमि पर इस ग्राउंड में शायद मैं दूसरी बार आया हूँ और आज एलारसा ECIRU द्वारा आयोजित पेंशन समागम रैली मीटिंग में जन जन के नेता, युवाओं के नेता, सरकारी कर्मचारियों के नेता, अटेवा के नेता, शिक्षक, NMOPS के नेता, माननीय विजय कुमार बंधु जी का हम पूरे रेलवे परिवार की ओर से लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूर्व मध्य रेलवे के पूरे जोन की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम पेश करते हैं। आपकी सेहत सही नहीं है, बावजूद इसके आप लगातार पूरे देश के दौरे पर हैं। पिछले दिनों मैं भी मथुरा में मीटिंग के बाद और दानापुर में मीटिंग के बाद अचानक बीमार हो गया था। लगभग 1 महीने मैं भी बेड पर रहा और क्या बताऊं आपको, 10 दिनों में 50 बोतल पानी और 50 हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो डॉक्टर बोला कि इतना इंजेक्शन हाई एंटीबायोटिक चला, लेकिन राहुल जी को फर्क नहीं पड़ा आप पे। हमने कहा पहले से ही इतना एंटीबायोटिक मेरे शरीर में बढ़ा हुआ है, आपके मेडिसिन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बोले कुछ दिन बर्दाश्त कर लीजिए, फिर निकलिएगा। तो 1 महीने के बाद पहली बार मैं यहाँ पर आपके बीच संबोधित कर रहा हूँ। दानापुर के बाद मंचासीन हमारे अटेवा के उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम सम्मानित नेतागण, हमारे लारेस के पूर्व केंद्रीय नेता साहू जी, गार्ड काउंसिल के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बिहार सिंह जी, ECIRU जोनल महासचिव मृत्युंजय जी, अध्यक्ष संतोष पासवान जी, आज मुगल सराय की धरती पर इस कारमा को खड़ा करने में, दिन रात एक करने में LRS के साथी DK मिश्रा जी, गुप्ता जी, यादव जी, RKTA के राजेश कुमार, तमाम जितने भी उपस्थित यहाँ पर हमारे रेल कर्मी साथी हैं, राज्य कर्मी साथी हैं, मैं उन तमाम साथियों का LRS की ओर से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बिहार सिंह जी ने बताया कि ECIRU हम लोग कब गठित किए। मैं 90 से रेलवे में हूं, 34 साल मेरी हो गई और मैं 2007 में हम लोगों ने AIREC से नॉमिनेशन फाइल किया था, ऑल इंडिया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फेडरेशन, जो रेलवे पर एक तीसरी महाशक्ति थी। और RRB के सवाल में AIREC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तीसरी बड़ी शक्ति थी कन्फेडरेशन, उसमें 13 घटक एसोसिएशन थे, जिसमें एलारसा, गार्ड काउंसिल, हेस्मा, कैरेज एंड वैगन एसोसिएशन, टिकट चेकिंग, पॉइंट्समैन एसोसिएशन, ट्रैकमैन एसोसिएशन, बहुत बड़ा एसोसिएशन था। धीरे धीरे वो कैटेगरी समाप्त हुई AREC, लेकिन जिसमें लड़ने का जज्बा रहा, जो ट्रेड यूनियन के नब्ज को जानता था, जिनके अंदर मजदूर के खिलाफ जो नीतियों के विरोध करने का जज्बा था, वो संगठन जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। उसी में एलारसा भी एक संगठन है। विजय बंधु जी ने वास्तव में वो चिराग जलाया, वो मसाल जलाया, जिसकी कल्पना कर्मचारियों ने नहीं की थी 2004 के बाद कि OPS के लिए भी कोई आंदोलन हो पाएगा। जब भाजपा नीति सरकार केंद्र में आई, फेज 1 और फेज 2 में भी जब आ गई, तो लोग निराश हो गए थे कि अब ये NPS से छुटकारा जीवन में नहीं मिलेगा। संघर्ष हम लोगों ने भी किया था, एलारसा ने भी विरोध किया था 2004 में, कैटेगरिकल एसोसिएशन ने भी किया था, लेकिन उस ताकत से हम इसका विरोध नहीं कर पाए, हमारे नेता उस ताकत से विरोध नहीं कर पाए जिस बारूदी सुरंग को विजय बंधु जी ने पूरे देश में बिछाया है। वो ताकत हमने पैदा नहीं कर पाया था। अटेवा का आंदोलन मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा था, लखनऊ के राजभवन का घेराव भी मैं देख रहा था, अखबारों में टेलीविजन पर नाम में सुना था, पता किया तो बोले शिक्षक हैं। तो मैं चलिए वो तो बड़ी डिसिप्लिन लोग हैं, गुरु जी हैं, शिक्षक हैं,
लेकिन जब इस कारवां को, इस मसाल को लेकर चले हैं तो निश्चित बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ने चले हैं। और जब इन्होंने NMOPS का गठन किया, अन्य राज्यों में जब इन्होंने OPS के इस कारवां को बढ़ाया तो कई राज्यों की सरकारें बदल गई, किले हिल गई भाजपा की गवर्नमेंट की। और जब इन्होंने बिहार में कदम रखा तो रेलवे पर, आप सभी लोगों को मालूम है, ईमानदारी से रेलवे पर सबसे पहले अगर किसी ने विजय बंधु जी का समर्थन किया, NMOPS अटेरा के आंदोलन का समर्थन किया, तो एनासा और इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने किया। इन दलालों ने नहीं किया। इन दलालों की तो नींद हराम हो गई। ये विजय बंधु, उड़ान आंदोलन, विनोबा भावे और क्या कहते हैं कि जो ये क्रांति, अगस्त क्रांति जो शुरू हुई थी, वही क्रांति लेकर के ये शुरू किए हैं। तो हम लोगों ने साथ दिया। चूंकि 13/7 में हमारा नॉमिनेशन रद्द कर दिया रेलवे ने, कहा सभी रेलवे कर्मचारी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फिर हम BR सिंह जी सारे लोग बैठे विचार किए कैसे होगा। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं एक ऐसा यूनियन बनाया जाए जिसमें सारे लोगों की भागीदारी हो। तो 2011 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। राज्य के कुछ ट्रेड यूनियन के साथियों ने, एक्टू के साथियों ने इसका ड्राफ्ट तैयार करके सपोर्ट किया। रजिस्ट्रेशन हुआ 11 में और इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन हम लोगों ने खड़ा कर दिया। मात्र 15 दिन की तैयारी में 2013 में मात्र 15 दिन में सारे पेपर मैंने अपने 2 घंटे में भर दिया। पूरा फॉर्म जो बचा हुआ हाजीपुर में आके भर दिया। ये सरकारी यूनियन वाले हाईकोर्ट का एडवोकेट लाए थे, बस में भर के आदमी लाए थे कि हम बैठ के वहां सब कुछ भर के नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और नंबर 1 उस दिन भी लिस्ट में था, बैलेट पेपर पर उस दिन भी नंबर 1 था CRU और आज भी नंबर 1 पर CRU। क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था, नेता नहीं था, ब्रांच नहीं था, डिवीजन नहीं था, लेकिन जहां मेरा वजूद था, समस्तीपुर डिवीजन जहां से मैं आया था, जहां मैं 9 वर्ष बर्खास्त रहा था, जहां 1 दर्जन मुकदमा झेला था, जहां मैं जेल यात्रा किया था, जहां 3 बार हथकड़ियां लगी थी, जब मैं उस धरती पर गया, चौपन से, धनबाद से लोगों ने मेरे सामने अपना दिल बिछा दिया, अपना शरीर बिछा दिया और सारे लोगों ने जम करके वोटिंग किया और इस CRU नंबर 1 का समस्तीपुर मंडल में। इस सरकारी यूनियन को, शिव गोपाल मिश्रे के यूनियन को 3 नंबर पर डाले थे 2013 में। लेकिन हमारा DDU, दानापुर, बाकी जगहों पर मेरा नहीं था, तो वोट बहुत कम आया। फिर भी 10%, 9.5 से 10% वोट हम लाए थे और कार्ड बताए थे। मैं वहां कमेटी बना था, डिवीजन कमेटी, और कहा था कि भाई 3 स्तरीय वार्ता तंत्र है ना, रेलवे बोर्ड, जोन और डिवीजन, तो डिवीजन पर हमला करो, डिवीजन में उसको घुसने न दो, डिवीजन PNM हम करेंगे। और मैंने कमेटी बनाई, लेकिन हमारे नेता लोग नहीं हुए। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, मैं तो धनबाद में रह गया। जो ट्रेडमैन, जो ग्रुप डी कर्मचारी, जो सब्स्टिट्यूट, जो पोस्टमैन, संतमैन, केबिनमैन जो वोट दिया था हमको, उन लोगों को इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया। कहा रावत को बुलाओ, रावत तुमको बचाएगा। बड़ी तकलीफ हुई। जो कमेटी हमने वहां बनाई थी, वो कमेटी बहुत दिन तक नहीं टिक पाई। बड़ा अफसोस हुआ हमको। फिर निराश नहीं हुए, लड़ाई चलती रही, EU जिंदा रहा। मृत्युंजय कुमार एक युवा साथी, लोगो रनिंग का साथी, उसको सामने लाया गया। मैं भी 1 साल उसका जनरल सेक्रेटरी CRU का था, साहू जी जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद मैंने मृत्युंजय को कहा, यार तुम आओ, तुम चलाओ, हम तुम्हारे साथ में। और एनासा के समर्थन से गार्ड काउंसिल, फिर ट्रैकमैन के साथ ही राजेश आया, RKTA के लोग आए, कैरेज के लोग आए। और जब नेता का चरित्र देखा कि ये लोग कर्मठ, ईमानदार, लड़ाकू है, साफ सुथरा है, सरकारी सुविधा नहीं लेता, स्पेशल CL वाला नहीं है, सिलेक्शन में कलेक्शन नहीं लेता, हराम का नहीं खाता है, तो सारे लोग CRU के साथ जमा हो गए, 2 लोग CRU के साथ। और जब झारखंड में OPS की लड़ाई शुरू हुई, NMOPS
उदय को बोला तुम चलाओ, और उदय संयोजक बना मेरे तरफ से आजादी अली अलारसा का नेता, और अलारसा, NMOPS, ECRU सारे लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियों में झारखंड के उस मायावादी मैदान को भरने का काम किया था रेलवे के लोगों ने, और झारखंड में OPS बहाल हुआ। ये क्रेडिट हमारा नहीं है, ये सपना, ये आंदोलन विजय बंधु जी का है। ये विजय बंधु जी का विजय रथ है, तो 4 स्टेट में हमने पता कर लिया है, बाकी बचे स्टेट का भी किला हिलाएंगे, हमें यकीन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 में ही DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चीफ जस्टिस YD चंद्रचूड़, BD चंद्रचूड़, यही चंद्रचूड़ जी के पूर्वज थे, और 4 जजों की संविधान पीठ ने एक जजमेंट में कहा था, पेंशन डिस्क्रिमिनेशन के जजमेंट में कहा था, पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया कोई कृपा नहीं है, पेंशन उस कर्मचारी के द्वारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट को पूरे जीवन भर दिया गया कंट्रीब्यूशन है, उसका एक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा कवच है पेंशन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय ने और सैनिक बलों के केस में कई लैंडमार्क जजमेंट किए हैं, सरकार को भी क्वेश्चन किया था, याद है? वो चले गए पूर्व वित्त मंत्री, क्या नाम था उनका, जेटली जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था, पूछा था कि जब कर्मचारियों को 34 साल नौकरी करने पर पेंशन नहीं, तो इन राजनेताओं को एक दिन लोकसभा विधानसभा जाने के लिए पेंशन क्यों? तो बड़ी हाहाकार मचा था। जिस जेटली जी की पहचान अदालत में वकालत से हुई थी, जो नेता बने थे, वो संसद भवन में बोले, अदालत अपनी सीमाओं में रहे, किसको पेंशन देना है किसको नहीं, ये संसद भवन में हम तय करेंगे। ये जेटली जी ने अदालत को उंगली दिखाया था, जहां से पैदा लिए, जहां से उनकी पहचान बनी थी, वहां से ही बोले थे, चिंता मत कीजिए आप लोग, हम है ना, आप लोगों की पेंशन सुरक्षित रहेगी। इसको कहते हैं बेशर्मी, इसको कहते हैं बेहयाई कि तुम 3 पेंशन लोगे और कर्मचारी जिंदगी भर जीवन जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, प्राणों की आहुति दे रहा है, देश चलाने में, सरकार चलाने में, समाज को चलाने में, सारे विभागों को चलाने में, कहते हो कि इसको OPS नहीं देंगे। ये जुएबाजी, ये सट्टेबाजी, NPS किसको नहीं मालूम है कि 22/12/2003 को जो एक ऑर्डिनेंस जारी करके, एक नाजायज अध्यादेश ला करके इन्होंने NPS को थोपा था, वह कानून नहीं था, वह एक्ट नहीं था, किसी संसद के सदनों से पारित नहीं था, वो एक नाजायज आर्डर था। चूंकि इनकी सरकार थी, नाजायज आर्डर से इन्होंने पेंशन छीन लिया था। और ये PFRDA एक्ट जब आया फरवरी 14 में, तो एक एक्ट बना, PFRDA एक्ट बना। अरे संसद से पारित कानून था, CCS पेंशन 1972, उसको आपने छीन लिया। ये सट्टेबाजी, जुएबाजी सबको पता था कि अपने पूंजीपति मित्रों को कैसे फंड मुहैया करवाएं। तो इस नाम पर कि 10% इनका, 14% उनका, अब दोनों मिला के SBI से, UTI से, LIC से अपने साढ़ू को, बहनोई को कैसे फंडिंग करे, यही योजना थी। क्या हुआ? अभी जैसे ही अदानी के ऊपर केस दर्ज हुआ अमेरिका में, कई लाख करोड़ रुपए SBI का चुना लग गया, शेयर मार्केट गिरा, LIC का पैसा डूबा, SBI का पैसा डूबा। किसका पैसा था? ये आपका पैसा है, NPS OPS का पैसा है, जो SBI का अभी अभी डूबा है, कई लाख करोड़ डूबा। ये गोदी मीडिया नहीं बता रहा है, नहीं लिख रहा है, कभी अदानी का शेयर मार्केट गिरा, कितने लाख करोड़ का चूना लगा। इलेक्शन के काउंटिंग के दिन भी कई हजार करोड़ रुपए डूबे थे। किसका पैसा है? अदानी के पास किसका पैसा है? सबको मालूम है किसका पैसा है, ये पार्टी फंड है उसके पास। मेरे दोस्त, हद हो गई है, अब सीमा पार हो गई है। आप कहते हैं अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव देश बना रहा है। अरे आजादी का अमृत महोत्सव वही बना रहे हैं जो अपनी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा रहे हैं। वो भला क्या जश्न आजादी मनाएंगे जो 2 वक्त की रोटी के लिए रोज खून पसीना बहा रहे हैं? वो क्या जश्न आजादी मनाएंगे? और इन लुटेरों के साथ ये दोनों यूनियन, इन लुटेरों के साथ
जफरोस का गठन किया था। शायद जनवरी 22 में दिल्ली में एक इन्होंने मीटिंग किया था, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को बुलाया था और जफरोस की एक मीटिंग किया था। क्या बनाया? अरे एनजेसीए तो पहले इसके पास था, इन्होंने बनाया जफरोस। जफरोस क्या होता है? तो मुजफ्फरपुर से आरपीएफ इंटेलिजेंस का लोग पूछा, भाई ये कौन सा जीव, स्थलीय जीव है कि जलीय जीव है कि कहाँ का जीव है जफरोस? तो बोला भाई कुछ नेताओं से पूछा तो जफरोस बताइए, IRF वालों से पूछा, ECRU वालों से, CRPU वालों से पूछा, बोला नहीं मालूम है जफरोस क्या है। बोला एक राउत से पूछो, वो रिसर्चर है बताए। हमको फोन किया रावत जी, अरे कहाँ बनी रहुआ? हम लोग बानी धनबाद में, और हई देखी है ये वो नाम आई बा जफरोस, हई क्या बा? हमने ये ना मिश्रा जी के वायरस बा, शिव गोपाल मिश्रा जी के, अब ये तो आविष्कार भई बा वहां दिल्ली के मीटिंग में, जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस, और इसके संयोजक मिश्रा जी उर्फ बागेश्वर बाबा, और इसके सह संयोजक बंदर बाबा। ब्लैक एंड व्हाइट, काला और उजला, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे होंगे आप लोग, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखे होंगे, यही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाया। उस दिन एमएन प्रसाद साहब को मैंने कहा था, सर ये कुछ नहीं है, विजय बंधु जी का जो आंदोलन देश में चल रहा है, जो ओपीएस के लिए क्रांति शुरू हुई है, उसको तोड़ने का, उस लड़ाई को रोकने का ये फार्मूला है जफरोस, ये धोखा है, ये चीटिंग है। बोले अरे तुम अभी से क्यों विरोध करते हो? हम बोले साहब 7 पुस्तकों तक अगर इनके लोग होंगे तो हम कभी यकीन नहीं करेंगे, इनका डीएनए वहां से लेकर वहां तक गड़बड़ रहेगा, हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। हमारे प्रसाद साहब बोला अच्छा देखो ओपीएस की लड़ाई लड़ तो रहा है, आने को दो, देखो तो। इन्होंने निमंत्रण दिया, भाई जफरोस का आंदोलन हो रहा, आप लोग समर्थन कीजिए। तो हमारा लाल साहब बोला कि चलो ओपीएस का समर्थन नहीं करेंगे, तो कहेगा कि भाई लाल साहब ओपीएस के साथ नहीं है, ये लोग नाटक करता है। इन्होंने 23 में धरना किया, ये दिल्ली के रामलीला मैदान में, यह भी एक रैली किया था, याद है आप लोगों को? जरा व्हाट्सएप खोलिए, तुम लोग बोला था, तुम लोग चंदा देते हैं, तुम लोग चंदा खाली लीजिए, ग्राउंड को खाली कीजिए, कार्यक्रम शुरू होने दीजिए। यूनियन तो कहने मेंबरशिप पे चले जाते हैं यहाँ, आगे नहीं बोलेंगे, अरे शर्म आनी चाहिए, राष्ट्रीय नेता हो, इस तरह का निर्णय बुला करके गाली दिया कि तुम लोग ये काम करते हो। अरे बेशरम, किस हैसियत से ओपीएस के वोट देने की बात करते हो? किस हैसियत से पीएफ जुलूस निकालते हो? खुद ओपीएस पर जीते हो, डीए लेते हो, पे कमीशन के हिसाब से पेंशन रिव्यू होता है, ग्रेच्युटी लिया, डीसीआरडी लिया, लिव इन्वेस्टमेंट लिया, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा लिया, एज के बढ़ने के साथ साथ जवानी निकलती चली गई, पेंशन में इंक्रीज होता चला गया, और कहते हो यूपीएस बहुत अच्छी चीज है। 20 साल तुम्हारा कांग्रेस एनपीएस को कहा बहुत अच्छी चीज है। याद है उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तो क्या बोला? छोड़िए एनपीएस यूपीएस, बुलडोजर बाबा का सरकार बनाइए, यही आदमी है ना? याद है ना चुनाव प्रचार में लखनऊ में सरकार बनाइए योगी बाबा का, और उस भाषण में कहा था, आपको याद है, सर्च कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में दिया गया एनपीएस एक नायाब तोहफा। अरे बेशरम नायाब तोहफा बोला, और फिर इलेक्शन खत्म हो गया, फिर ओपीएस के लिए कहा धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ईद हिला देंगे, संसद बुला देंगे, रेल हटा देंगे। तुम्हारी औकात है, सरकारी रोटी पर पड़ने वाले तुम्हारी औकात है। तो सरकार ने कहा कि बहुत दिन हो गया, 20-25 साल से लाल किले में रह रहे हो, बहुत सुविधा लिए हो, और इनका फोटो देखे हैं? नहीं देखे हैं। चलो इसको लाए, दुबई में होटल में जाए, डिस्को में जाए, आदर्श के पास है, वो जो इसका आया वहां पर जाकर दुबई में इसी का नेता मेरठ में, पंजाब में बोला कि क्या क्या किया, कब्र में पाप मत किया, बुढ़ापे में इसको हो, दुबई के होटल में फोटो खिंचवाते हो, आएगा वही फोटो आएगा, चिंता मत करो। अभी आपके बगल ये लोग गद्दारी किया, हमारे ओपीएस की लड़ाई को इसने तोड़ने का काम किया। जफरोस बना करके हमारे प्रसाद साहब को बड़ी यकीन था, इनको बड़ा भाई बोलता था, हमने कहा सावधान रहिएगा सर, कहीं पीठ में छुरा न घोंप दे, ये गद्दार भाई है, भैया बोलता है, हमें डर लगता है कि भैया बोल के
कहीं पेट में चाकू मार दिया। मैंने हमेशा विरोध किया, हमारे मंच पर ये नहीं आएगा। और मैंने ऐलान किया है, पटना में ऑल इंडिया का बीजेप होने जा रहा है। विजय बंधु जी को क्या आमंत्रित करते हैं, आइए 17-18 दिसंबर को पटना में ऑल इंडिया जलसा का हमने ऐलान किया। ये दोनों नहीं आएगा ऑल इंडिया बीजेप पटना में, और अगर आ गया तो जितना भी पुराना जूता चप्पल है बोरा में भर भर कर जमा करेंगे और वो सारा मंच पर होगा। हमने कह दिया जेम साहब को, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। शांतिपूर्ण बीजेम चल रहा है कि ये दो हमारे पास नहीं आना चाहिए, ये दलाल सरकार हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। अरे चुनाव तो पहले होना चाहिए था, वो तो खैर बनाइए दिल्ली उच्च न्यायालय का कि DRU ने मुकदमा किया, एक और संगठन ने केस किया, रेलवे तैयार नहीं था। जब कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ तब जाकर के बोला कि तुम दिसंबर से पहले चुनाव कराओगे कि नहीं। रेलवे और टाइम मांग रही थी। ये दोनों सोच रहे थे चुनाव नहीं हो, थोड़ा और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, गुस्सा कम हो जाए। लेकिन लास्ट में चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। दोस्त, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन IRF 12 जगहों पर नॉमिनेशन फाइल किया है। बगल में आपके रेलवे मेंस कांग्रेस, कौन कांग्रेस, डुप्लीकेट वाला नहीं, ये रेलवे मेंस कांग्रेस है, धोखा मत खाइएगा। NFIR का कांग्रेस नहीं है, ये IRF का मेंस कांग्रेस है। इसका कुर्सी छाप रेलवे में है। उधर नॉर्दर्न रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन NIEU जैसे CRU है, वहां पर शेर छाप है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन, वहां भी शेर छाप है। इस तरह 12 जगहों पर हम लोगों ने 12 जगह पर IRF ने सब जगह खड़ा किया संगठन। और इस बार बहुत बड़ा मौका है। ये जितनी गद्दारी किया है, जितनी दलाली किया है, जितना रेल कर्मचारी का मोरल डाउन किया है, जितना रेल को बेचवाने में सहयोग किया है, जितनी कमीशन खोरी किया है, यही मौका है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, के गद्दारों का राज बदल दो, राज बदल दो। इसलिए मेरे दोस्त, एक गाना कव्वाली हमको याद आ रहा, बहुत जल्द वो गाना रिलीज करेंगे, पुराने लोगों को याद होगा। हमें तो लूट लिया मिलके इन दलालों ने, दिलाने वालों ने। ये जो दोनों दलाल है, इसी कव्वाली को मैं रिलीज करूंगा 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। ये दोनों दलाल NPS के राज, NPS UPS के गुनाहगारों को चोट करे, NPS UPS के गुनाहगारों को चोट करे। मेरे दोस्त, नुकसान कैसे नहीं हुआ? मैं 90 में रेलवे में आया था, 15 दिन सेल हुआ करता था, PF ब्याज दर 15% था, 15 लाख रेल कर्मचारी हुआ करते थे, स्कूल की अच्छी व्यवस्था थी, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन मिलता था, कॉलोनियां साफ होती थी, 3 टाइम पानी मिलता था, पूरा कचरा नहीं होता था, बिल्डिंग का मेंटेनेंस हुआ करता था। क्या क्या मैं आपको बताऊं क्या नहीं होता था। आज हम कहाँ बैठे हैं, जैसा लगता है कोई मुगल कालीन खंडर में कोई बहुत बड़ा ऐसा खंडर है, वहां पर हम लोग बैठे हैं। इस जगह हम लोग पुरातत्व विभाग का कुछ ऐसे पुराने अवशेष बचे हैं, वहां बैठे हैं। अभी बंधु जी पूछ रहे थे रेलवे कॉलोनी है, हमने जी साहब 47 से पहले का बना होगा, ईंट झड़ रहा है, प्लास्टर पेंट झड़ रहा है। और बगल में चलिए, ऑफिसर रेस्ट हाउस दिखाते हैं, वहां देखिए टाइल्स और मार्बल हर 2 साल के चेंज हो जाता है। उसकी चमक जो है साहब की गाल की चमक को फर्श पे दिखाई नहीं पड़ता है। बोलता रहे यार ये आईना गड़बड़ है, इसको चेंज करो। ये उनका आईना है जो फर्श है, ये करोड़ों रुपए का आईना बदलता है। अभी समस्तीपुर में माधवी चौक पर जो ऑफिस बनाई गई है इनका, बगेश्वर बाबा का, वह कई लाख रुपए लगा के बना है। ताजमहल बना है, मुमताज की याद में इतना बड़ा बिल्डिंग वहां पर बनाया है। इन दलालों का कमीशन खोरों का। भाई अपना रेस्ट हाउस चमकाओगे तो दलालों को कमीशन में इनका भी ना फर्श लगाओगे, टाइल्स लगाओगे। ये तो इन लोगों की नहीं रखा, ये बिजनेस है। अभी क्या हो रहा है, अपने पोस्टर में RKTA लगा के रहा। अभी RKTA का पंचायत फोन करके पूछा, बड़े डिसिप्लिन में पूछा, क्यों अंकल आप तो मेरे दादा की उम्र है, मेरा नाम कैसे आया आपके पोस्टर में, किसने आपको समर्थन दिया था? बोला एक वो
कोई पहचान उसकी है क्या? कैसे आपने मेरे नाम का इस्तेमाल किया? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसा वैसा न हो जाए, अदालतों के चक्कर में इतना पड़ना पड़ जाए। अपने लोगों को समझा दीजिए हमारे नाम का गलत इस्तेमाल न करे। हम मरना कबूल करेंगे, आपके साथ जिंदगी में नहीं जाएंगे पंचायत में। इसी डीडीयू के इस धरती पर एक मीटिंग हो रही थी। हमारे कमल श्री साहब थे, हमारे राजेंद्र पाल जी थे, तमाम हमारे नेता थे। बात हुई कि जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी एआईआरएफ के द्वारा, एक अलग एक कोऑर्डिनेशन बना था, सरदार जी के एक बना था। तो बोले रावत जी एलासा साथ नहीं है, एलासा तो एनसीसीआरएस बनाया हम उन लोगों के साथ, फिर एनएफआईआर आईआरएफ के साथ, एआईआरएफ के साथ। हमने कहा मैं आपसे वादा करता हूं इस मंच से, प्रसाद साहब एनसीसीआरएस का समर्थन करें तो करें। ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है। ईसीआर में जब तक एके राउत रहेगा, ये रहेगा संघर्षशील लोगों के साथ, कर्मठ ईमानदार लोगों के साथ, जनता के सवालों पर लड़ने वालों के साथ रहेगा, दलालों के साथ कभी हमारी कोई समझौता नहीं होगी। और आज मैं उसी बात को दोहराता हूं, एनसीसीआरएस कहां चला गया? एक एनसीसीआरएस बना था 74 में, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेजिडेंट मैन फॉरेस्ट ट्रेनिंग। उस एनसीसीआरएस से क्या हुआ था? ये हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब अध्यक्ष हुआ करते थे उनके, और जब ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ, आम हड़ताल हुआ, 9 दिन में जब इसका मान्यता सीज कर दिया तो भाग खड़े हुए जॉर्ज साहब और एआईआरएफ भाग गया। 22 दिन तक आंदोलन में पार्टी लोग रहे, लोको रनिंग के लोग, कैरेज के लोग, गार्ड, एस्मा, तमाम लोग 22 दिन तक आंदोलन में रहा। और सबसे ज्यादा चोट खाया था लोको रनिंग वाला, 50,000 भिक्टिमाइजेशन था, 10,000 फोटो का रिमूवल था, मीसा लगा हुआ था, एस्मा लगा हुआ था। हजारीबाग जेल से लेकर कराने की जेलों में लोको पायलट लोगों को, ड्राइवर लोगों को बंद किया गया था। वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, बहुत लोग नौकरी पर आए, बहुत नहीं आ पाए, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, बाल बच्चों का भविष्य खराब हो गया। वो आंदोलन था 74 का। और इन लोगों ने, नेशनल कांग्रेस वालों ने क्या किया? एनएफआईआर वालों ने अपने बच्चे की बहाली कराया, ट्रेन चलाया और लोयल वर्कर कोटा में, दलाली कोटा में बच्चे की बहाली करवाया। आज दिल्ली में भी होगा, कोई बड़े बड़े डीडीयू में भी होगा। हमारा डिवीजन के दोनों प्रेसिडेंट है डीपी श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि जब मैं 81 के आंदोलन में हम पर वारंट था, हम जब नजरबंद थे, छिपे हुए थे, तो उनके कुर्सी पर जो विटनेस का दस्तखत था, वो एनएफआईआर का जो नेता था, उनके कुर्सी पर साइन किया था। हम उसके साथ जाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, कहते ही नहीं। और एनएफआईआर का इतिहास क्या रहा है? अरे हमेशा तो कांग्रेस के साथ रहा, हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ रहा। वो कभी जमीन पर नहीं आया, कभी झंडा नहीं उठाया, कभी आंदोलन नहीं किया। वो क्या आंदोलन की बात करेगा, देश की बात करेगा? एआईआरएफ तो कुछ दिन तक रहा था, लेकिन जब उसकी मान्यता सीज हुई तो बोला मान्यता कभी बहाल करेंगे जब कसम खाओ कि जिंदगी में हड़ताल करेंगे, हड़ताल करने देंगे। इन्होंने कहा मंजूर है और मान्यता वापस लिया। और 74 के बाद आज तक बता दीजिए कहां पर उसने हड़ताल किया और किसको हड़ताल करने दिया? नहीं करने दिया। ये वादा करते हैं कि आपका नमक खाएंगे, भौंकेंगे जरूर, पूजेंगे जरूर, लेकिन काटेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं, नोचेंगे नहीं। हमको खुदने और बोलने की आजादी दीजिए। हमें याद है 34 साल की नौकरी में 4 बार तो हम इसका स्ट्राइक बैलेट नोटिस देखे हैं। क्यों गार्ड साहब? 3 या 4 बार, साहू जी 3 या 4 बार हमको याद है। 2002, 2006, एक बार और बीच में किसी साल में, और 16 में तो सबसे अंतिम था। उसके बाद बैलेट बॉक्स में वोट लिया, 100% लोगों ने वोट दिया कि एकदम 16.4 अरब डिमांड का 2006 का हमको याद है। 16 में मिनिमम वेजेज 23,000 करोड़ और भत्ता हमको 1/16 से 2। 11 जुलाई से हड़ताल थी और जेटली जी इससे बात करने के लिए तैयार नहीं था, घास में तैयार नहीं था जेटली। अरे ये रिटायर्ड आदमी, ये कौन नहीं करता, इस समय क्या बात करूं, इसकी क्या औकात है, रेल बंद करवा देगा। ये तो खुद पेंशन पर जीता है, स्पेशल सीएल पर जीता है, ये क्या रेल बंद करवा देगा? अरुण जेटली ने कहा। तो हमारे विजय बंधु जी के तरह शिक्षक है राजनाथ सिंह जी, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, भले भाजपा के साथ में कोई बात नहीं है, मंत्री है। तो राजनाथ सिंह जी
को उन्होंने कहा मिश्रा जी कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, 2 शब्द प्यार के बोल बोलवा दीजिए, हम हड़ताल वापस ले लेंगे। तो अखबार में 3 लाइन का स्टेटमेंट आया था, दिल्ली के अखबार में, दिल्ली के अखबार में, कि 2 कमेटी बना दी गई है, एक भत्तों की कमेटी, एक मिनिमम वेजेस की कमेटी, एक अशोक लवासा कमेटी, एक और कोई कमेटी बनी। इन्होंने कहा कि ग्रेट विक्ट्री, अरे वो नकली नेता इसका स्वागत रेलवे का था जनरल सेक्रेटरी, 6 मई को ही लोगों का खोल करके भाग गया मैदान से, बोला हड़ताल वापस विड्रॉ हो गया, कमेटी बन गई। आप लोग बता सकते हैं 2 कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया? क्या मिनिमम वेजेस 10,000 हुआ? क्या भत्ता 1-16 से मिला? नहीं मिला। 17 महीनों का भत्ता इन गद्दारों ने हमारा बेईमानी करवा दिया, लूट लिया। कोरोना के टाइम में सैकड़ों रेल कर्मियों ने कुर्बानी दिया। हम तो नहीं देखे कोरोना में सिंह गोपाल मिश्रा जी को, रघुवैया जी को किसी प्लेटफार्म पर आते हुए या कहीं कोई धरना प्रदर्शन मीटिंग करते हुए। हमारा रिकॉर्ड खोल के देखिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। कोरोना के टाइम में भी एनडीए के सवाल पर हम लड़े हैं, नाइट ड्यूटी के सवाल पर लड़े हैं, डीए के सवाल पर धरना प्रदर्शन प्लेटफार्म पर कोरोना में भी बड़ा सवाल किया। और आरपीएफ के लोग कहते थे, अरे भाई वो आप ही लोग हैं कि हमेशा लड़ाई में आते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। हमने कहा हमारा जमीर जिंदा है, हम ईमानदारी से काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, इसलिए किसी से भी टकराने की औकात रखते हैं, अपना हाथ देकर के बात करने की औकात रखते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तो गाड़ी लेकर के चलते हैं 110 130 में, तो तूफानों का मुंह मोड़ देते हैं, हवाओं का रुख बदल देते हैं और रेल का सीना चीर के छाती पे चलते हैं। लेकिन सैल्यूट करते हैं ट्रेकमैन साथियों को कि हम उनके सपनों के, उनके धड़कन पर, उनके सीने पर और उनके नब्जों पर हम 110 की गाड़ी चलाते हैं, उनके विश्वास पर 130 की गाड़ी चलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आपने सुना था राहुल गांधी का नकली लोको पायलट, वही था ना, वही जो बोल रहा राहुल गांधी का नकली लोको पायलट। हम लोग दिल्ली गए थे, कहा कि भाई इन सरकार के लोगों को तो बोलते बोलते थक गए, क्यों नहीं विपक्ष को अपना सवाल रखा जाए। ऐसा नहीं है कि हमने झूठी आवाज से रेस्ट और लोगों में पायलट, ऐसी इन सवालों पर हमने रेलवे को नोटिस नहीं दिया। अरे 2012 का रिकमेंडेशन है, 12-13 का रिकमेंडेशन है, सभी लोकोमोटिव में एसी लगाया जाए, टॉयलेट यूरिन की व्यवस्था की जाए। आज का आइए ड्यूटी आवर्स पर आज का लेकर आएंगे। फिर हम लोग गए राहुल गांधी जी स्टेशन पर ही मिले, वो लौट रहे थे वहां से, वो क्या बोलते हैं, एक जगह से कहां से लौट रहे थे, बोले स्टेशन पर ही मिलेंगे। हम लोग प्लेटफॉर्म पर ही थे, मिल गए, बोला चलिए लॉबी देखेंगे। लॉबी किसको कहते हैं, ड्राइवर ड्यूटी कैसे शुरू करता है। बड़ी इच्छा थी उनको जानने की, फिर मैं और कुछ साथी हमारे साथ चले, हम लोग पूरी लॉबी में गए, उनको बुकिंग दिखाई, कैसे गाड़ी चलती है, क्या सैनिक कैसे होता है। फिर बोले कि बैठ के बात करते हैं, तो रनिंग रूम के बाहर एक टूटा हुआ लोहा के चौकी पर हम लोग बैठ गए तो तमाम गार्ड साहब थे, टीटी लोग थे और तमाम लोगों को सारे लोग आ गए। राहुल गांधी ने 20-25 सवाल हमसे पूछा कि कोचिंग क्या है, मालगाड़ी क्या है, गुड्स क्या है, कितने घंटे की ड्यूटी है, रेस्ट कितनी मिलती है, छुट्टी कैसे मिलता है। एक एक सवाल लोगों ने बोला, उनको आश्चर्य हुआ। 12 घंटे बिना मलमूत्र का त्याग किए हुए, और जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, हाई पावर कमेटी डीपी त्रिपाठी कमेटी का रिकमेंडेशन पेज नंबर 83 पर है। ये कमेटी आसान नहीं बनाई थी, ये कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी। उसने रिकमेंड करके बताया कि लोकोमोटिव का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में बाहर का नॉर्मल टेम्परेचर से 6 डिग्री ज्यादा होता है और जाड़े के समय में 2 डिग्री तक चला आता है, जो खिड़की और दरवाजे से जो हवा आती है ठंडी, और कांप जाते हैं ठंड में काम करते हैं लोगों पहले। और 55 डिग्री 52 डिग्री लखनऊ में, कानपुर में इंजन में घुस के पत्रकार टेम्परेचर से रीड किया, अखबारों में लिखा, टीवी पर दिखाया था। अरे हम 54-55 डिग्री के टेम्परेचर में काम करने वाले लोग हैं। मोदी जी है आपकी औकात तो आइए WAG9 में केवल DDU से प्रयागराज चल के दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे 56 इंच का कलेजा आपका है। और जब ये सवाल हमने कहा कि हिसाब नहीं करके हमसे पूछा लोगों में रेस्टरूम होता है क्या, हमने कहा सर पेशाब करने का जगह नहीं होता, अब रेस्टरूम की बात करते हैं। 12 घंटे ड्यूटी होती है, 14 घंटे। सारे लोग अपना अपना सवाल रखे, हैरान रह गए लोग। बोलो ठीक है, मैं संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, 2-3 सवाल मैं रखूंगा। वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ,
तुरंत CPRO आया, बोला लोग मेरे लॉबी के नहीं थे, लगता है बाहर से आए थे या बाहर से बुलाए गए थे। वो तो खैर कहिए कि ये नहीं कहा कि इजराइल से आए थे कि इजराइल से आए थे, इधर बोला कि हिंदुस्तान के थे। फिर क्या था? अरे उनका जो सोशल मीडिया का जो एक्टिविस्ट है, क्या नाम है उसका, मालवीय। एक तो मालवीय पढ़े थे इतिहास में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, एक ये डुप्लीकेट मालवीय चला दिया, नकली था, एक्टर था, वो रील बना रहा था, एक्सपर्ट था, न जाने क्या क्या कहा। और इसी बहाने AK राहुल को पूरे देश के नेशनल चैनल पर घुमा दिया गया राहुल गांधी के साथ। बड़ी अच्छी लगी, हमने कहा कि भाई इसका खंडन होना चाहिए। हमने अपने नेताओं को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं स्टेटमेंट दूंगा, मैं AK राहुल कैलाशा का लीडर, मैंने राहुल गांधी से मिला, इन सवालों को रखा, जिसको जो उठाना उठा लो, हम मिले हैं, क्या करोगे? मीटिंग नहीं हुई, मैंने अपना जोर का पैर निकाला, ट्रेन नहीं आते आते राजधानी में, और पैर पर न्यूज बनाया, अपना खंडन बनाया, और तमाम अखबार में जहां जहां हमारे जानकार लोग मित्र थे सभी अखबारों में दिया। रातों रात CRP की मीटिंग हुई, तुरंत पुलिस वाला गया, वहां घेरा, और लॉबी के पास कमांडेंट आए, सेशन डायरेक्टर आए, चारों तरफ से घेरे हमको। आप मिस्टर व्यास आइए लेकर आओ, लोगों को अलग धर्मी बोलिए, क्या कहना है आपने? तो आप लोग खड़े रहिए, अभी रेल मंत्री के APS आके बात कर रहे हैं। हम लोग रेल मंत्री के APS से मिलने थोड़े आए थे, जिससे मिलना था मिल लिए। मेरा ID देख लीजिए, नाम पता लिख लीजिए। मैं गाजियाबाद से मीटिंग करके आ रहा हूँ, जिसको हमसे बात करना होगा कहिएगा दिल्ली में बैठ करके बात करेंगे। मैं 1 नंबर का आदमी हूँ, डुप्लीकेट सरकारी कोई रोटी में पड़ने वाला, अंडा टोस्ट ब्रेड मक्खन वाला आदमी नहीं हूँ। मैं मिलूंगा आपसे। फिर चल दिया गाजियाबाद, मीटिंग करके आया, रातों रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, क्या क्या हुआ मेरा सर्विस रिकॉर्ड गया। दोबारा फिर राहुल गांधी बुलाए, जब पार्लियामेंट में देखे कितना हंगामा हुआ, मिलाए गए थे अश्विनी वैष्णव जी, सवालों की बौछार हो रही थी। अरे एक्सीडेंट हो रहा है कंचनजंगा का, लाल सिग्नल पार करने के लिए टीए 912 गलत काम विदाउट स्पीड मेंशन आप दे रहे हो, गाड़ी लड़ रही है, हमारा लोको पायलट डाक जान जा रही है, CRP मैन कर रही है, लोको पायलट लाल सिग्नल पार कर दिया। वाइट डिवीजन में जहां पर कि वो विजयनगरम 2-3 पैसेंजर की टक्कर हुई ऑटोमेटिक सेक्शन में, 3 गाड़ी भाग हुआ, लोग मरे, 17-18 लोग मरे। बड़ी बेशर्मी से रेल मंत्री जी ने क्या कहा मालूम है आपको? लोगों पायलट मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहा था। हम लोगों ने जब उसको RTI में CRS की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाला, तब उसका फाइनल रिपोर्ट निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चेन्नई में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, इंडियन नेशनल तमाम अखबारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूछा मंत्री से, पूछिए कहाँ क्रिकेट मैच देख रहे थे? मोबाइल बंद पाया गया था, कोई जवाब नहीं था उनके पास। अरे मरने के बाद भी तो हम लोग लगाते हो। अभी क्या हुआ? टीए 912 फॉर्म कहाँ चला गया? करेक्शन स्लिप 9 आ गया, पूरा कॉमन यूनिफाइड सब्सिडी रूल आ गया, USR आ गया। क्यों आया? आपके व्यवस्था में छेद थी, सुधार था, आपके गलती के चलते एक्सीडेंट हुआ और नियम अब बदलने चले जब जिंदगी चली गई। उनकी पत्नी रो रही थी, मेरे हस्बैंड शहीद हो गए, इस बात का गम नहीं है, गम इस बात का है हमारे हस्बैंड के चेहरे पर एक आरोप लगा है कि गलत तरीके से लाल सिग्नल पार करके इतने लोगों की हत्या कर दिया। हमारे पति पर हत्या का आरोप है, हम इस बात से आहत हैं। लेकिन जब अभी 53 पेज की रिपोर्ट आई है, अभी CRS की कंचनजंगा की रिपोर्ट, और मैंने उस पर न्यूज लिखा, न्यूज बताया, न्यूज छपा मध्य प्रदेश से। देखिए किसको किसको लपेटा 53 पेज में। लोगों पायलट जिम्मेवार नहीं है, वो CRS में इस दुर्घटना प्रतीक्षा में थी। दुर्घटना के लिए DRM, सीनियर DO, सीनियर DOP, सीनियर DSP, हेडक्वार्टर के डिप्टी COM और जोनल हेडक्वार्टर, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, सारे लोगों को जिम्मेदार बनाया उस इंक्वायरी रिपोर्ट में। क्यों वैष्णव जी बर्खास्त करोगे DRM को? बर्खास्त करोगे ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को? नहीं करोगे तो बर्खास्त किसको करोगे? राजेश को, संतोष को, AK राहुल को? ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी, तानाशाही कैलाशा बर्दाश्त नहीं करता है। दलालों की दलाली से एक सीनियर DO हमारे लोको पायलट को बदतमीजी से पेश आया, RPF के साथ डिटेन करवा दिया। पूरे सोनपुर मंडल का तीनों लॉबी बंद किया। आप इलाके मेरे लोको पायलट को छोड़ो, वरना
तारीख। आधे घंटे के अंदर उसको रिलीज किया। SFI चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है मेरा साथी मुकेश यादव यहाँ पर सीना चला करके बैठा हुआ है। रिवर्सन करते हो, फिर लड़ेंगे। अरे जिंदगी भर तो लड़े हैं, कितने दर्जन मुकदमे लड़े हैं। इन रातों रात पीएम किया। जब हमने 6 मई को DRM दिल्ली घेरने का ऐलान किया, पूरी फैमिली के साथ जब हम लोग पहुंचे वहां पर, डीएम को कितनी औकात है, RPF को बुलाता है, पूरी फौज ने इंस्पेक्टर के RPF की, पूरा माइक बंद रहेगा। हमने कहा इंडियन की आवाज बंद हो जाएगी अगर मेरी माइक बंद होगी तो। पूछो कमांडर से क्या मंजूर है? ना माइक बंद नहीं हुआ। निकालो सीनियर को, ना सामने है औकात के सामने भागते। दादागिरी गुंडागर्दी 4 लाख अंग्रेजी पढ़ के UPSC से आ गया तो तुम बहुत बड़ा मसीहा हो गया। और 34 साल से लोगों में रेल चला रहा है, रेल की नौकरी कर रहा है, तो हम बेवकूफ है, बंधुआ मजदूर है। हमें भी कानून मालूम है, हमें अपना अधिकार मालूम है, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमको मालूम है। क्या बात करते हो तुम? हमारे घर में भी IAS IPS क्या कितने लोग हैं, जिनके बाद बच्चे लोगों पायलट ट्रैकमैन गार्ड सारे लोगों के बच्चे IAS IPS में बनते हैं। लेकिन संस्कार किताबों में नहीं मिलती, संस्कार कॉलेज में नहीं मिलती, शिक्षण में नहीं मिलती, ये खानदानी विरासत में मिलती है, ऊपर से आती है। ये कहां से लाओगे? मेरे दोस्त इन दोनों दलालों को, गद्दारों को ललकारा है, CIA ने इन दोनों को ललकारा है। और हम मिलजुल कर लड़ने वाले लोग हैं। हम घायलों को भी रोटी देकर के जिंदा रखने वाले लोग हैं। और किसी शायर ने कहा है कि तुम्हारे शहर में मैयत को कोई काढ़ा नहीं देता, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। हम सब मिलकर छप्पर उठाने वाले लोग हैं। अरे तूफान, हम तूफानों से लड़ना जानते हैं, हम हर तबाही से लड़ना जानते हैं, दलालों से लड़ना जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ये नाम का उपयोग, मेरा एक मित्र, हमारे राजस्थान के मित्र, जाने में, अनजाने में, भूले में, धक्के में, रिश्तेदारी में एक लेटर पैड पर ACRMC का लिख दिया, हम समर्थन करते हैं। अरे उसको तो आदिल का चराग बना के पूरे भारत में घुमाया है इन लोगों ने, पूरे भारत में आदिल का चराग मिल गया। अरे यार, लोगो रनिंग का सिपाही, थोड़ी भी नैतिकता जिसके अंदर होगी, लोगों पायलट की रनिंग स्टार्ट की, वो अपना वोट गंगा नदी में प्रवाह कर देगा, इन कमलारों को वोट नहीं देगा। कमरेडे के राउत जिंदाबाद, कमरेडे के राउत जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1900 के ग्रेड पे में, ग्रुप डी के ग्रेड पे में LP को बहाल किया, डिग्री डिप्लोमा होल्डर को, MTech BTech को। और उसके बाद क्या किया? 4200 में पूरी जिंदगी कट जाती है हमारी। और लोगों का 46-48 है, नो प्रॉब्लम। 54 नो प्रॉब्लम। हमारा डेडिकेशन किसी से कम है क्या? हमारा कंट्रीब्यूशन किसी से कम है क्या? हम क्या हराम का खाते हैं? हम इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। टैक्स सर्किट पर हुई जाता है, नौकरी से रिमूव कर दिया जाता है। किस कैटेगरी में ऐसी सजा मिलती है कि टैक्स सर्किट पर चक्का गया, नौकरी से बर्खास्त? अरे रेल में मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हो, पहले रेलवे में जो बैक्टीरिया वायरस के लुटेरे लोग हैं, पहले इनका तो इलाज करो। अभी व्हाइट में DRM कितना लाख रुपए दो DRM, एक 10 लाख, एक 25 लाख, एक 10 लाख, एक 25 लाख वाला DRM पकड़ा गया। हाजीपुर में CPTM 6 लाख में पकड़ा गया। मुंबई में जेल गया। लखनऊ में इन्हीं ARF के छक्के पट्टे लोग वर्कशॉप घोटाला में जेल गए। दिल्ली के गाजियाबाद में फर्जी बहाली में इन्हीं का नेता फर्जी बिल बनाने में जेल गया। बताओ, कोई सरकार भी जेल गया बेचने में, बेचने में, चक्का बेचने में, पेट्रोल बेचने में, है कोई बताएगा? डीजल चोर इनका बेईमानों का क्या चरित्र है, क्या राज है? चुनाव मांगने को, वोट मांगने आता है। इसलिए लोगों ने जिसका DA खा गया, जिसका NDA खा गया, जिसका माइनस खा गया, आपको मालूम है कि ये 100% टैक्स फ्री है। सबको पता है कि ये का कोई टैक्स नहीं लगता। हमारा ISTA फार्मूला में जो माइलेज है, उसमें 70% पार्ट है TA का। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 40 सब रूल 10 रोमन 2 में प्रोविजन है कि TA 100% माफ होगा। तो मेरा 70% माइलेज पर माफ होगा, माफ होना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने भेजा फाइनेंस को, ये का PMA एजेंडा इसका 2012 से आज 12 साल गुजर गए। सीधी नीति न्याय का हुआ है।
नहीं दे रहा है और 12 साल से हमसे नजायज पैसा टैक्स में ले रहा है। क्यों रघुवैया जी कुछ बताओगे इस पर? क्यों मिश्रा जी है इसका कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं बताओगे? क्यों नहीं 12 से फैसला हुआ? अभी अभी 50% डीए बढ़ा, डीए में हाइक हुआ है, भत्तों बढ़ोतरी हुई, आई देवर लोग के बढ़ गए, भैंसुरवा के छोड़ गए, भैंसुरवा के पैसा ना बढ़े, हमारे माइलेज कहाँ चल गए? तो हमारा नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? 14 में बढ़ा, 12 में बढ़ा था, उसी रूल के अंतर्गत हम आते हैं। हम क्या भारतीय रेलवे के स्टेशन से बाहर के आते हैं? ये बेईमान लोगों ने बना लगता है और हम 25% से छाती पर जोर चलेंगे, तोड़ चलेंगे, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सभी लोगों का हमारा मीटिंग है, 25% हमारा माइलेज भत्ता बहुत बड़ी करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी बुलाए जब हंगामा हुआ तो आइए रेल मंत्री से मिले आते हैं, फिर हम लोग राहुल जी से मिले। हमको ये जानकारी नहीं थी, आप लोगों को पता होगा, सेठ से लोग हैं, बहुत हमारे सुपरवाइजर लोग हैं, आप लोग बताइए। हमने भी एक अधिकारी का सुना था, रेलवे जो इंजन मंजूरी सुनने के बाद से रेलवे जो इंजन बाहर बेचती है, यानी जो एक्सपोर्ट करती है रेलवे इंजन, उसमें टॉयलेट इन्होंने लगा के बेचा जाता है मलेशिया, इंडोनेशिया और देशों को, और जो इंडिया में इंजन हमको दिया जाता है उसमें पेशाब पैखाने की व्यवस्था नहीं है। ये बात मैंने राहुल जी को बोला, जब हम लोग रेल मंत्री जी के पास बैठे, सवाल चलने लगा, वो रिपोर्ट कार्ड निकाले, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, पूरा रटा काम था। पढ़ने लगे वैष्णव जी, कहा 14,000 लोगों को 7,000 में हमने एसी लगा दिया। हमारा स्पेशल बोला सर 750 लोगों का हमने सर्वे किया, एक सप्ताह में 180 इंजन में एसी काम कर। अरे क्या गलत सलत रिपोर्ट बनाते हो, क्या भ्रम पैदा करते हो, रिमो फैलाते हो। हमने माफी चाहता हूँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि 7,000 में 14,000 में 7,000 में एसी है। सर आपने कहा एसी लगा और इन्होंने कहा 180 में एसी काम कर रहा है। आप भी सही, वो भी सही है, आंकड़ा आपका भी सही है। चुप हो गए, कुछ नहीं देखा। तो राहुल गांधी पिछले सर मैंने सुना जो इंजन बना के आगे बेचते हैं, उसमें टॉयलेट में इंजन लगा के बेचते हैं, और ये जो लोको पायलट बैठे हैं, ये लोगों को पेशाब पैखाना करने का अधिकार नहीं है इंडियन लोगों को। चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो बोले आपके सरकार में जो इंजन ऐसे नहीं दिख रहा, इतना तो सता दिया उन्होंने। क्या आपकी सरकार में ऐसे ही इंजन दिख रहा था? ये आज का मामला थोड़ा है, 14 के बाद में एसी लगाया। फिर मेरा रिकॉर्ड चेक हुआ, मेरी ड्यूटी चेक हुई, सारा कुछ चेक हुआ। हम लोगों ने 6 आदमी ने उनके सारा डाटा को फेल कर दिया, रेल मंत्री जी के डाटा को। 7.5 घंटा ही आप ड्यूटी करते हैं। अरे किसने कहा आपको 7.5 घंटा ड्यूटी करते हैं? मैंने कहा DDU का, एक लोको पायलट का मैं 22 घंटे का ड्यूटी अगर आपको मैं दिखा दूं और उसमें 3 जगह ब्रेक किया 65 मिनट का, ये क्या है? हमने कहा ये क्राइम है, ये क्राइम इसलिए 65 मिनट ब्रेक करके लॉन्ग आवर्स को तोड़ दिया जाता है। आश्चर्य हुआ उनको, ये कैसे होता है? उनके अधिकारी थे विकास, ये क्या सुन रहा हूँ? विनोद देख रहे हो ना क्या हो रहा है? जब तक पूछे विनोद ये क्या हो रहा है, तो विनोद दिख रहे हैं जी सर। हमने एक लेटर दिया ईडी सर्टिफिकेट की जवाब दिया, उसमें लिखा है 80% ट्रिप शुड बी कंप्लीटेड विद इन 9 आवर्स फ्रॉम साइन टू साइन ऑफ। हमने कहा सर ये मालगाड़ी के लिए 80% मालगाड़ी साइन से साइन ऑफ 9 घंटे में गाड़ी पूरी होनी चाहिए, और आपका रेशियो बोला 80% है। हम ये बता करके ले गए कि देखिए PCR का 3 महीने का, सैंपल का 5 महीने का, देख लीजिए सर, चेक कर लीजिए सर, गलत है तो मैं यहीं पर आपको पनिशमेंट कर दीजिए, मैं तैयार हूँ, चेक करवा लीजिए। और 9 और 10 अगस्त का 100 केस निकाला गया भारतीय रेलवे का, उसमें आपके यहाँ का नहीं निकला 18 घंटा, सोनपुर डिवीजन में निकला 16 घंटा, और उनको पता चल गया कि क्राइम हो रहा है। बोले ठीक है, मैं इसको 80% पे ला दूंगा। हमने कहा जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, अगर ये 80 पर ले आए तो 80% मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर बोले काम करो, ये 5 आदमी का नाम पता लिख लो, और जो कमेटी हमने बनाया है कमेटी से इनको मिले। जानते हैं उन्होंने क्या कहा मंत्री जी? मैं जापान गया था, जर्मनी गया था, मैं इंग्लैंड गया था, मैं आपको वो चीज देने जा रहा हूँ जिसका कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने कहा अभी कौन सी देने जा रहा है भाई? मैं आपको एक ऐसा कवच इंजन में देने जा रहा हूँ, आपको बाहर झाँकने
दिखाई पड़ेगा, डैशबोर्ड पर बैठ करके लाल हरा पीला सिग्नल सब दिखाई पड़ेगा, बाहर झाँकना नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी। हमने कहा सर हमारी सेवा करने में आ जाएगा क्या, 6 साल तक मेरी बच्ची है, मेरे सेवा करने में लग जाएगा, नहीं टेंडर हो गया, फंड मिस कर दिया गया। फिर हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग 3 अधिकारी से मिले, एडिशनल मेंबर प्रेसिडेंट विजय प्रसाद सिंह जी से मिले, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल विकास आनंद जी से मिले और ईडी किशोर गौरव साहब जो अभी के डीडी में टीआरडी में 2 साल थे, उनसे भी मिले। सारी बातें कहा, सारा ज्ञापन दिया, सारा लॉजिक दिया। देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी से मिलवाने में रघुवैया जी ने पैरवी किया था, रेलवे बोर्ड के अधिकारी से मिलने में क्या सिंह गोपाल मिश्रा गया था, हाई कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, ऐसे दर्जनों रिकमेंडेशन लागू नहीं हुआ। तो क्या इन गद्दारों को वोट दिया जाए, इन दलालों को वोट दिया जाए? नेतृत्व करेगा जब इंडियन सबसे आगे चलाता है, यूनियन सबसे आगे चलाने लोग होने वाला है। ट्रैकमैन गार्ड साहब सब हमारे साथ है, सेंट्रल पर्सनल। अभी हमारे बरौनी में एक बेचारा नया लड़का पोर्टल से कमिश्नर हुआ था, रेलवे की गलत व्यवस्था के चलते वो दब के मर गया। ठीक है, अगर उसमें मेरे लोगों पर दोषी है तो निश्चित रूप से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरी गलती से किसी की हत्या होती है तो मेरी सजा अगर मौत है तो वो भी कम है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मेरी गलती से। लेकिन हम जानबूझ करके कोई गलती नहीं करते हैं, हमारे भी बाल बच्चे हमारे विरोध होती है। इन घटनाओं की वजह से ये अधिकारी के गलत ऑर्डर के चलते, रेलवे की सेफ्टी रूल का वायलेशन के चलते दुर्घटनाएं हो रही है, स्टाफ नहीं है, गाड़ियां चल रही है, रेस्ट बंद, छुट्टी बंद, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कहाँ है सिंह गोपाल मिश्रा रवैया? 3,12,000 पोस्ट रेलवे का आज खाली है, 1.5 लाख 2 लाख पोस्ट सरेंडर कर दिया गया, 6 से 10% पोस्ट प्रतिवर्ष सरप्लस पर ले होता है और 46 लाख के फंड का चुनाव प्रचार किए। 12 लाख पोस्ट खाली है, 10 से 12 लाख। एक मुखिया का सीट खाली नहीं होता, मरते ही इसका नॉमिनेशन तैयार हो जाता है, मुखिया का ये नॉमिनेशन फाइल हुआ, विधायक का सीट खाली नहीं होता है, सांसद का वही पोर्टर जो मरा है, जो पोर्टर मरा है, जो पोर्टर मरा है, और 44 लाख के फंड का चुनाव प्रचार, जिसको पोर्टर को जो मिला है मृत्यु के पश्चात, उसको प्रचार में लगाए हमने गिनवाया। अरे यार वो फंड है, एक्सीडेंट का फंड है, और ड्यूटी एक्सीडेंट का 25 लाख है, ग्रेचुटी है, पेंशन है, उसका अपना पैसा है, लिखा हुआ किस रूल से पैसा मिला, ये कहता हमने गिनवाया। क्या इलेक्ट्रल बंड वाला पैसा था क्या? इलेक्ट्रल बंड वाला पैसा मिल रहा है 44 लाख, इलेक्ट्रल बंड से भी सब कुछ लिया है चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन मिश्रा जी, रघुवैया जी, इस बार आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। 2 सरकारी और जाए बेचेंगे तरकारी और आ रहे हैं दरबारी बियाला में साले। अब दरबारी आएंगे, दरबार लगाएंगे और आप लोगों का कल्याण करेंगे। चुनाव सामने है, फैसला आपको करना है। अब हवा ही करेगा रोशनी का फैसला, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में चांद होगी वो दिया रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अरे कितना इनके महीने का वर्णन किया जाए। ट्रैकमैन तो इनका पैसा ढोते ढोते जब उनका कंधा फट गया तो अपना संगठन बनाया, आरकेटीए बनाया, एआरटीओ बनाया, लात मार दिया लोगों को, पूंजी घसक गई इनकी, मध्य में हाथ रख के मिश्रा जी सोचते हैं मेरी पूंजी चली गई, ब्याज से चुनाव कैसे जीतेंगे। तो इस बार वोट की चोट दीजिए, आम सड़ेगा, आम डरेगा, आम की वैलिडिटी कम है, तो पकेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो बहेगा। लेकिन टारगेट करते 100 वर्षों तक 3 पुस्तकों को छाव देगा। इसलिए आइए बरगद की छाव में ईमानदार कर्मचारियों के साथ विजय बंधु जी का समर्थन है, एमएमओपीएस का समर्थन है, एमपीएस और रेलवे का समर्थन है। तमाम मेहनत का श्रेय करनी, खून पसीना बहाने वाले रेलवे के ट्रेन पासिंग, ट्रेन रनिंग, मेंटेनेंस, लोको स्टेट प्रोडक्शन यूनिट का कर्मचारी इस बार आवाज उठाया पूरे देश में, पूरे भारत रेल में। इन दलालों को बहाल करो और मेहनत का श्रेय कर्मियों का यूनियन को बहाल करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद। बंधु जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमें यकीन है वो सुबह पर ही तो आएगी जिस दिन ओपीएस बहाल होगी और ओपीएस की हवा में सांस लेंगे, वो सुबह जरूर आएगी। मेरे दोस्त, हौसले को जिंदा रखो, जमीन को जिंदा रखो।
इंसान जीतेगा। 200 वर्षों की गुलामी को तोड़कर हिंदुस्तान आजाद हो गया था। आजाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में बैठे 3 पेंशन वालों से 1 पेंशन छीनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। केवल घर से बाहर निकलो, सीने पे हाथ रखो, घर से बाहर निकलो, पेंशन आएगा। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, लेके रहेंगे। धन्यवाद साथियों। सभी साथियों को लाल सलाम। अभी हम लोग सुन रहे थे जैसा कि आप लोग के राउत जी को, और उन्होंने अपना स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि हमें पेंशन के साथ आगे चलना है। 18 दिसंबर को होने जा रहा है। अभी बीजीएम के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। हमारे जोनल महासचिव के द्वारा कॉमरेड विजय कुमार बंधु जी को दिया जा रहा है। कृपया विजय कुमार बंधु जी से अनुरोध है कि इस आमंत्रण पत्र को स्वीकार करें। भैया इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। साथी सभी इलाके के साथी आ जाए, मंडल रीडियो ठीक है, दानापुर आप लोग भी आ जाए। ज्यादा लोग नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। वादा है कि पटना में मिलेंगे, हम लोग विजय के साथ मिलेंगे सर। ये वादा है। दलालों को हटाकर विजय के साथ हम लोग जरूर मिलेंगे पटना में। साथियों आप सभी लोगों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी साथियों को लाल सलाम। पूरा ही रहेगा